आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार के 6वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित, इस दोहे पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं, इस दोहे में जितने भी शब्द आए हुए हैं, इन सभी शब्दों का पहले हम लोग सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस दोहे की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस दोहे में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। कर लय, देखिए कर लय मतलब हाथ में लेकर, कर लय मतलब हाथ में लेकर। कर माने हाथ होता है, लय माने लेकर, तो जब दोनों को एक साथ बोलेंगे कर लय तो हाथ में लेकर। चूमी, चूमी का मतलब चूमना, चूमना। अब वाक्य में जैसे भी बदल करके प्रयोग करना होगा हम लोग कर लेंगे। चढ़ाई सिर, देखिए चढ़ाई सिर मतलब आप कह सकते हैं माथे से लगा लेती है। सिर का मतलब यहाँ पर माथा आप समझ सकते हैं, चढ़ाई सिर मतलब अपने माथे से लगा लेती है। उर लगाए, उर लगाए मतलब अपने हृदय से लगा लेती है। उर माने हृदय होता है और लगाए मतलब लगाना होता है, तो जब दोनों को एक साथ बोलेंगे उर लगाए तो हृदय से लगा लेती है। भुज भेंटी, देखिए भुज भेंट मतलब अपने भुजाओं से भेंटती है। भुजाओं से भेंटने का मतलब है अकवारी में भरना, जैसे किसी को गले से लगाते हैं, भेंटते हैं, तो भुजाओं से भेंटना, ठीक है। लह मतलब लेकर, लह माने लेकर। पाती, पाती माने चिट्ठी, खत, पत्र, जो भी एक ले लीजिए, ठीक है। प्रिय की मतलब अपनी प्रियतम की, यानी नायक की बात हो रही है, अपनी प्रियतम की। लखत मतलब देखती है, लखत मतलब देखती है। बाँचत मतलब पढ़ती है, बाँचना पढ़ना, बाँचत मतलब पढ़ती है। धरत मतलब रख लेती है। समेट मतलब मोड़ कर या समेट कर, मोड़ कर, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी लिखेंगे, यदि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग भी लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की एक सखी के द्वारा अपनी दूसरी सखी से नायिका की विरह दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए एक बार मैं इस दोहे की व्याख्या आपको साधारण तरीके से बता देता हूँ, आप सुन लीजिए कि आखिर इस दोहे में है क्या। फिर उसके बाद जब हम लोग दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग साधारण तरीके से जान लेते हैं कि आखिर इस दोहे में है क्या। तो देखिए
इस दोहे में है क्या कि जो नायिका है उसका नायक परदेश चला गया है और नायिका उसके विरह में बहुत ही दुखी है। ऐसे में जो नायक है वो परदेश से ही अपनी नायिका के लिए एक पत्र भेजता है, एक चिट्ठी भेजता है। और जब नायिका अपने नायक के पत्र को पाती है, चिट्ठी को पाती है, तो वह उसके साथ कौन सा व्यवहार करती है, इसी बात का वर्णन नायिका की ही एक सखी अपनी दूसरी सखी से कर रही है। कैसे कर रही है, थोड़ा सा दोहे पर आ जाइए और देखते हैं। तो नायिका की एक सखी अपनी दूसरी सखी से नायिका की विरह वेदना का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, देखो वह अपने नायक की चिट्ठी को, लाइन पर आ जाइए, नायक की चिट्ठी को अपने हाथ में लेकर चूमती है। कामा है तो कामा लगा देंगे, चूमती है। आदर पूर्वक अपने माथे से लगाती है, प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगाकर अपनी भुजाओं में भेंटती है। यहाँ पर एक चीज़ जान लेना और भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब नायिका अपने नायक के पत्र को पाती है, अपने नायक की चिट्ठी को पाती है, तो वह इतनी प्रसन्न हो जाती है कि वह भूल जाती है कि ये चिट्ठी है। उसको ऐसा लगता है जैसे मेरा नायक ही मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया है और वह उस चिट्ठी को ऐसे अपनी भुजाओं से भेंटती है मानो वह अपने नायक को भेंट रही हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर वह अपने प्रियतम की, अपने नायक की चिट्ठी को अपने हाथ में लेकर के प्रेम से देखती है, चाव से देखती है, उसे पढ़ती है और फिर समेट कर संभाल कर रख लेती है। यही इस दोहे में बताया गया है, यही इसकी व्याख्या है। तो चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों के माध्यम से इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की एक सखी अपनी दूसरी सखी से नायिका की विरह वेदना का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, वह उसकी चिट्ठी को, अब लाइन पर आ जाइए, उसकी चिट्ठी को अपने हाथ में लेकर चूमती है। कर ले चूम, अपने हाथ में लेकर चूमती है। कामा आदर पूर्वक, इतना अपने से जोड़ लीजिए, आदर पूर्वक अपने सिर से लगाती है। फिर कामा है तो लगा देंगे। प्रेम पूर्वक, फिर इतना जोड़िए, प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगाकर अपनी भुजाओं में भेंटती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने से जोड़ के लिखना है। अपनी भुजाओं में भेंटती है मानो वह पत्र नहीं अपितु उसका प्रियतम है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। फिर वह अपने प्रियतम की चिट्ठी को अपने हाथ में लेकर प्रेम पूर्वक देखती है, कामा पढ़ती है और फिर समेट कर रख लेती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इसकी व्याख्या को देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे, हो सकता है थोड़ा बहुत शब्द बदल जाएं लेकिन व्याख्या वही रहेगी। ठीक है, तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की एक सखी अपनी दूसरी सखी से नायिका की विरह वेदना का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, वह उसकी चिट्ठी को, अब आ जाइए लाइन पर, उसकी चिट्ठी को अपने हाथ में लेकर चूमती है, कामा आदर पूर्वक अपने सिर से लगाती है, कामा प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगाकर अपनी भुजाओं में भेंटती है।
फिर मैंने कहा थोड़ा सा अपने से जोड़िए, भेंटती है, मानो वह पत्र नहीं अपितु उसका प्रियतम है। फिर वह अपने प्रियतम की चिट्ठी को अपने हाथ में लेकर प्रेम पूर्वक देखती है, पढ़ती है और समेट कर रख लेती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। देखिए, यदि रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि आप विशेष रूप से लिखना चाहें तो वियोग श्रृंगार कह सकते हैं। छंद दोहा है, अलंकार कारक और दीपक है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति व्यंजना है। चलिए अब हम लोग इस दोहे पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए, पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्न संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, नायक की चिट्ठी पाने पर नायिका ने क्या किया। तो देखिए मैंने बताया है कि नायक की चिट्ठी पाने पर नायिका उसे अपने हाथ में लेकर चूमती है, आदर पूर्वक सिर से लगाती है, प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर अपनी भुजाओं में भेंटती है, पढ़ती है, देखती है और फिर समेट करके रख लेती है। ठीक है, इसी बात को अच्छे से आप वाक्य बना करके लिख लीजिएगा। नायिका प्रेम के वशीभूत होकर क्या भूल जाती है। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि नायिका प्रेम के वशीभूत होकर यह भूल जाती है कि वह चिट्ठी है, अपितु वह यह समझती है जैसे मानो वह उसका नायक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मैंने पूरी व्याख्या आपको बताई है। तो जहाँ भी रेखा खींची रहे, नीचे की लाइन में रेखा खींची है, जहाँ भी रेखा खींची रहे उसकी व्याख्या कर दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो देखिए मैंने बताया है कि प्रस्तुत पद्यांश में कारक और दीपक अलंकार है। कर और पाती शब्द के पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो आप 2 से 3 पर्यायवाची लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यदि हम कर की बात करें तो कर माने हाथ भी होता है, भुजा होता है, पाणी होता है, हस्त होता है। ठीक है, यदि हम लोग पाती की बात करें तो पाती मतलब चिट्ठी, पत्र, खत, है ना। तो आप इसको भी लिख देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बात कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आई होगी।